हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो कि 4th सेमेस्टर का है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। सामाजिक विचलन का क्या तात्पर्य है? सामाजिक विचलन की विशेषताओं एवं कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो देखिए सामाजिक ये विचलन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत नियमों, मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध विपरीत व्यवहार करता है, जो व्यक्ति के इस व्यवहार को सामाजिक विचलन के रूप में मान्यता दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाता है। समाज मतलब समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाता है, और जब लोग उसकी मतलब जो नियम बनाता है समाज, उसका उल्लंघन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक विचलन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सामाजिक विचलन में कि क्या क्या होता है। तो सामाजिक विचलन के जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, वो विशेषताएं कौन कौन से हैं? पहला है, यह एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, अर्थात किसी भी समाज में विचलित व्यवहारों की सूची बनाना कठिन ही नहीं बल्कि क्या है? संभव है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसका एक सूची आप तैयार नहीं कर सकते हैं कि इसका मतलब, यह मतलब एक बहुत ही व्यापक शब्द है। ठीक है, व्यापक अर्थ वाला शब्द है, इसका कोई सूची नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब दूसरा क्या है? देखिए दूसरा है कि किसी भी व्यवहार को सामाजिक आदर्शों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अन्यथा कोई भी व्यवहार अपने में विचलन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे सिपाही है, सिपाही जो है, मान लीजिए दंगा होता है तो उसमें अगर वो सिपाही जो है लाठीचार्ज करता है और उस दंगा में क्या होता है कि कोई व्यक्ति की जान चली जाती है। ठीक है, तो जब जान चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं लोग कि वो जुर्म नहीं किया है, वो क्या किया है, मतलब कि एक भी मतलब थोड़ा सा भी उस पर कोई भी केस नहीं होगा। ठीक है, अगर वही आम आदमी उसी दंगा में आम आदमी एक आम आदमी को मार देता है या उसका हत्या कर देता है तो वो एक जुर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जुर्म कहलाएगा। यानी कि जो सामाजिक आदर्शों के आधार पर परिभाषित किया जाता है इसको, यानी कि कहने का मतलब कि जगह जगह पर क्या होता है? चेंज हो जाता है। वही सिपाही जो है मार कर हत्या कर दिया, लाठीचार्ज किया और उसमें गलती से हत्या हो गया तो उसको जुर्म नहीं कहेंगे। लेकिन एक आम आदमी क्या करता है? दूसरे आम आदमी को जब मार देता है तो उसको क्या करते हैं कि वो एक जुर्म है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका तीसरा क्या है। तीसरा क्या कह रहा है कि विचलन की परिभाषा समय व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। देखिए विचलन जो है मतलब कि समय और परिस्थिति देखते हुए क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे सती प्रथा को पहले के लोग जो सती प्रथा जो जिस समय था राजा राम मोहन राय से पहले, ये राजा राम मोहन राय जब इसको समाप्त कर दिए थे उसके पहले की बात बता रहे हैं। तो उस समय के जो लोग थे सती प्रथा को ये मानते थे कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसको सती मतलब उस औरत को सती बना दिया, यानी कि उसको क्या किया जाता है? मतलब कि जलते आग पर सुला दिया जाता था। ठीक है, यानी कि उसको बोला जाता है कि वो जो औरत है वो देवी बन जाती है। ठीक है, ऐसा मानना था लोगों का। लेकिन आज के दिनों में इसे क्या कह दिया गया है कि यह एक अपराध की श्रेणी है। वो क्या है? एक अपराध की श्रेणी है। ऐसा अब नहीं होता है। ठीक है, पहले ये होता था। अब देखिए सामाजिक विचलन के निम्न कारण हैं जिसमें दोषपूर्ण सामाजिकरण मुख्य है। व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया से ही व्यक्ति सामाजिक आदर्शों को सीखता है। ठीक है, जो भी प्रक्रिया होती है इसी से सामाजिक आदर्शों के बारे में वो सीखता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या कि सामाजिक विचलन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि अपराध क्या, अपराध को, दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट, अपराध को वैधानिक और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित कीजिए।
देखिए, अपराध को वैधानिक और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से परिभाषित करिए। देखिए, दो तरह से परिभाषित करना है, एक समाजशास्त्री के और एक ऐसे ही वैधानिक दृष्टि से। तो देखिए कि अपराध होता क्या है, ध्यान से देखिए। समाज में व्यवहार के कुछ प्रतिमान होते हैं। सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं आदि समाज के व्यवहार का एक प्रतिमान उपस्थित करते हैं। ठीक है, ये जो है, जो भी रीति रिवाज है, ये सब क्या है, ये एक जो है अपराध को मतलब एक नाम दिया जाता है। इसी अनुसार पर सभी समाज को काम करना पड़ता है। जब तक व्यक्ति को प्रतिमान के अनुरूप कार्य करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति मतलब कि नियम के अनुसार काम करते हैं, मान लीजिए कोई भी नियम है, उसके आप अंतर्गत उसके काम करते हैं, तब तो ठीक है, उसकी क्या किया जाएगा, प्रशंसा किया जाता है। लेकिन वही जब समाज उस नियम का क्या करता है, उल्लंघन कर देता है, ठीक है, तो वो अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है कि वो अपराधी है। ठीक है, और समाजशास्त्री के बारे में देखा जाए कि समाजशास्त्री जो डैरो हैं, डैरो के अनुसार जो है अपराध जो है एक ऐसा कार्य है जो देश के कानून के द्वारा प्रतिबद्ध हो और जिसके लिए दंड निर्धारित हो। मतलब अपराध को जो है समाजशास्त्री डैरो जो बोलते हैं कि जो अपराध है उसके लिए कुछ ना कुछ एक दंड निर्धारित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करता है तो उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और वहीं दूसरे समाजशास्त्री लैंडिस जो हैं, लैंडिस के अनुसार बोला जा रहा है कि अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है। यानी कि जो भी समाज है वो क्या सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिससे दंड देने के लिए राज्य ने शक्ति मतलब बनाई है, राज्य शक्ति रखता है। यानी कि कहने का मतलब कि राज्य सरकार जो है वो जो है एक नियम रखा है कि अगर वो भी कोई उसके राज्य के लोग कोई दिक्कत करते हैं या परेशानी करते हैं, मतलब कि नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनको भी क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। यानी कि दोनों समाजशास्त्री का मतलब एक ही हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मादक द्रव्य से क्या तात्पर्य है। मादक द्रव्य से क्या तात्पर्य है, इनको नियंत्रण पाने का उपाय को समझाइए। इनको नहीं है, इनसे नियंत्रण पाने का उपाय समझाइए कि मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है। आइए समझते हैं। देखिए, मादक द्रव्य व्यसन कुछ होता नहीं है, ये जैसे हम लोग नशा वगैरह करते हैं उसी को मादक द्रव्य व्यसन बोला गया है। ठीक है, संसार के कुछ भागों में इन द्रव्यों का सेवन सामान्य ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक ठीक प्रतिमानों ठीक के रूप में उत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका में मजदूर के बीच कोकीन का प्रयोग प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका में जैसे मजदूर हैं उनको क्या किया जाता है, कोकीन दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनको क्या हो, प्रोत्साहन मिले, वो अधिक से अधिक काम करें। ठीक है, तो ये जो है मजदूरों को दिया जाता है ताकि उसको वो खा ले तो अधिक से अधिक उनका काम कर ले। तो यह एक नशा है जो द्रव्य व्यसन के नाम से जाना जाता है। द्रव्य व्यसन में जितनी भी नशाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जिससे उनका अधिक शोषण किया जा सके। और अमेरिका में जो भी कोकीन वो लोग देते हैं मजदूरों को ताकि उनका शोषण कर सके। शोषण करने का मतलब कि उनसे अधिक से अधिक काम करवा सके। ठीक है, अब देखिए इसका कारण क्या है। ठीक है, कि द्रव्य व्यसन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। अनेक कारण में पहला है कि व्यक्तित्व के अशांति के बारे में। व्यक्तित्व के अशांति के बारे में, जैसे मस्तिष्क में अशांति के कारण लोग इसका सेवन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति टेंशन में रहता है
तो भी क्या करता है, इसका सेवन करता है। अच्छा, दूसरा जो है दवा के रूप में सेवन किया जाता है। कोई कोई जो है थकावट के लिए, या फिर कोई जैसे मान लीजिए मेडिसिन वगैरह बनाना है, जैसे मान लीजिए हम लोग को मार्केट में जो भी मेडिसिन आती हैं उसमें अधिकतर जो है इनका मतलब क्या है, यूज है, ठीक है। जो भी है नशीले पदार्थों का भी यूज किया जाता है, जैसे नींद की गोली है उसमें भी हो सकता है शायद, ठीक है। तो उस सब में क्या किया जाता है, ये सब द्रव्य व्यसन पदार्थों का यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा कारण क्या है, द्रव्य व्यसनी लोगों का संपर्क। देखिए, द्रव्य व्यसनी लोगों का संपर्क कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस संगत में रहेंगे उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका संगत जैसा वैसा आप बन जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नशा युक्त लोगों के बीच अगर आप आते हैं, ठीक, तो आप भी क्या करने लगेंगे, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप क्या करने लगेंगे, नशा करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए भाई। तो इसको रोकने के लिए इसके संबंध में कठोर कानून बनाकर रोक लगाई जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको रोकना है तो इसके लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। जैसे बिहार में आप लोग देख लीजिए, नशा यानी कि दारू जो है बंद कर दिया गया है। यानी अगर कोई दारू का सेवन करेगा तो अगर वो पकड़ा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और क्या है, उत्पादन, बिक्री, तस्करी करने वाले लोगों को दंडित करना चाहिए। यानी कि जो इसका उत्पादन कर रहा है, जो इसका सेवन कर रहा है और जो इसका बिक्री या उसका तस्करी कर रहा है, तो उस पर क्या लगेगा, जुर्माना या फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा नहीं है, चौथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार होता क्या है। तो भ्रष्टाचार के बारे में देखा जाए तो भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में होता है। व्यापक अर्थों में कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सरल भाषा में बोला जाए तो इसको भ्रष्टाचार ही कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पुलिस और सरकारी अधिकारियों द्वारा घूस लेना भी क्या है, एक भ्रष्टाचार है। व्यापारियों द्वारा मिलावट करना, ये भी क्या है, भ्रष्टाचार है। कालाबाजारी, न्यायाधीशों द्वारा रिश्वत लेकर अपराधियों को छोड़ देना, ये भी क्या है, एक मतलब कि क्या है, भ्रष्टाचार है। चुनाव को जीतना है तो उसमें क्या करना है, गड़बड़ी करना, ये भी एक प्रकार का क्या है, भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो इस श्रेणी में सम्मिलित जितने भी आते हैं वो क्या हैं, भ्रष्टाचार का मतलब अंग है, ठीक है। इसी कारण वर्तमान समय में सार्वजनिक जीवन भ्रष्टाचार में फंस गया है। देखिए, ये अब इतनी सारी भ्रष्टाचार लोग हैं, मान लीजिए निचले स्तर से ऊपर तक जाइए तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग रिश्वत ले रहे हैं आज के दिनों में। यानी कि ये सब क्या है, भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो यानी कि पूरा दुनिया जो है आज के दिनों में भ्रष्टाचार में दबी जा रही है, यानी कि उसके दलदलों में फंसी जा रही हैं, ठीक है। यह एक मतलब कि क्या, भ्रष्टाचार को दर्शाता है। भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से भाई, देखिए, पहला है धन विशेष महत्व। धन विशेष महत्व कहने का मतलब आज के दिनों में धन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से धन पाना चाहता है और उसके ज़रूरत के हिसाब से उसके पास पर्याप्त धन नहीं आ रहा है तो वो भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है। यानी कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपये की ज़रूरत है और उसका परिवार ही 100 रुपये में चल रहा है और उसको 100 रुपये के बजाय 50 रुपया ही मिल रहा है या 70 रुपया ही मिल रहा है, और जिससे कि उसका घर नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या करता है, 30 रुपये के लिए भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके मेहनत के हिसाब से उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है। वो मेहनत तो पूरा कर रहा है लेकिन अभी भी उसको कितने रुपये की ज़रूरत है, 30 रुपये। अगर 70 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये की ज़रूरत है तो 30 रुपये की कमी है। वही 30 रुपये के लिए वो क्या करता है, रिश्वत ले लेता है या फिर किसी से मतलब अलग अलग प्रकार के
काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो एक भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा रूप क्या है, यानी कि दूसरा कारण क्या है। ऊंच नीच खाई। ऊंच नीच खाई का मतलब ये है कि समाज में कुछ लोग धनी हैं और कुछ लोग क्या हैं, गरीब हैं, ठीक है, जिससे कि कर्मचारी भी आज धन रिश्वत लेने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो धनी है, यानी कि जो बड़े लोग हैं, वो लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो लोग किस पर शासन कर रहे हैं, जो गरीब हैं। गरीब यानी कि कहने का मतलब उनसे कम पैसे वालों पर वो क्या कर रहे हैं, अपना रोब जमा रहे हैं। और इसी गुस्से में आकर वो लोग क्या करना चाह रहे हैं कि उनका बदला, मतलब जैसे उनको सताया जा रहा है, यानी कि गरीबों को सताया जा रहा है, धनी वाले लोग जो हैं गरीबों को सता रहे हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट कर दे रहा है, जो गरीब वाला है वो भी भ्रष्टाचार करने लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि जैसे चपरासी हो गया, किसी मान लीजिए कि ऑफिस है, वहाँ पर जो कर्मचारी है, ऑफिस का जो पियून है, पियून मतलब कि जैसे चपरासी है, वो सभी क्या लेने लग रहा है, रिश्वत लेने लग रहा है। मान लीजिए कि पेपर लीक कराना हो गया, ये सब कैसे हो जा रहा है, ये भी एक भ्रष्टाचार का ही है। कोई आ रहा है, पैसा दे दिया और क्या कर रहा है, वो पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसे मतलब बहुत सारे जो है ये सब क्या है, भ्रष्टाचार के रूप ले रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है नैतिक मूल्यों का पतन। नैतिक मूल्यों का पतन क्या है, बिना मेहनत का धन पाना चाहते हैं लोग। देखिए आज कोई भी नहीं चाहता है कि मैं काम करूं, ठीक है, लेकिन सब चाहता है कि मुझे पैसा मिले, मतलब यानी कि बिना काम किए कुछ ना कुछ पैसा उसको मिलता रहे, यही सब चाहता है। और यह कब होगा, जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब वो कुछ नहीं करना चाहते, यानी पैसा मिले, इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार ही तो कर रहा है। बैठे बैठे कैसे पैसा मिलेगा, बिना मेहनत का पैसा मिलता है, नहीं मिलता है। यानी कि कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर वही मेहनत नहीं कर रहा है लोग, तो क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर दे रहा है। दंड में ढिलाई। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर उसको दंडित कर दिया जाए और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उसको दंड दिया जाए, तो वो कभी भ्रष्टाचार करना नहीं चाहेगा। यानी कि दंड मिलने के कारण भ्रष्टाचार मतलब बढ़ रहा है, दंड न मिलने के कारण। अगर दंड ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगे, कठोर दंड मिलने लगे, तो भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार होता क्या है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 नंबर। देखिए 5वां क्या बोल रहा है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है। भारत में निर्धनता पर प्रकाश डालिए। यानी कि देखिए निर्धनता होता क्या है, निर्धनता यानी कि गरीबी, निर्धनता यानी कि गरीबी। अब गरीबी से आप क्या समझते हैं और भारत में जो गरीबी है वो क्यों है, इसके बारे में आप उत्तर दीजिए। तो निर्धनता यानी गरीबी एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ और अभाव को निर्धनता कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पांचों में अगर किसी को भी पूरा करने में असमर्थ है, तो वो उसकी निर्धनता है। निर्धनता यानी कि वो उसकी गरीबी है। निर्धनता अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की होती है। जैसे अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत में मान्य निर्धनता रेखा से काफ़ी ऊपर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भारत में जो गरीबी रेखा के लोग हैं और जो अमेरिका में गरीबी रेखा के लोग हैं, वो लोग जो अमेरिका में हैं, जो अमेरिका के गरीब हैं, वो यहाँ के गरीब से मतलब ऊपर है। यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ के गरीब यहाँ के मिडिल क्लास फैमिली हो सकते हैं, यानी कि मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा कम या मिडिल क्लास फैमिली हो सकते हैं। यहाँ पर अगर वहाँ के लोग आते हैं तो यहाँ गरीब नहीं रहेंगे। यानी कहने का मतलब कि
अगर उनको वहाँ से यहाँ लाया जाए तो गरीबी रेखा में यहाँ पर आकर नहीं रहेंगे, यानी कि वो अभी भी आएंगे तो यहाँ के लिए वो क्या माने जाएंगे कि वो धनी हैं। यानी कि जगह के हिसाब से निर्धनता अलग अलग होती है। तो विभिन्न तरीकों से किया जाता है, यानी कि औसत आय का आकलन विभिन्न तरीकों से किया जाता है। यानी कि औसत आय यानी कि जितना आपका इनकम है उसका औसत अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है अलग अलग जगहों के अनुसार। अब देखिए जो भारत में निर्धनता का जो कारण है वो क्या है। देखिए भारत में निर्धनता के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, धन का असमान वितरण तथा उत्पादकों की कमी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भारत में निर्धनता है, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या कहने का मतलब कि जहाँ 100 की जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ अगर मान लीजिए 200 हो जाए तो वहाँ के लोग तो भूखमरी हो ही जाएगी वहाँ लोगों के पास, यानी कि वहाँ पर निर्धनता आ जाएगी, यानी गरीबी आ जाएगी। ठीक है। दूसरा है धन का असमान वितरण। देखिए किसी को कुछ ज़्यादा ही धन मिल गया है तो किसी को कम मिल गया है। अगर मान लीजिए सबको बराबर धन मिले तो कभी किसी के पास निर्धनता नहीं रहेगी। आज के दिनों में देख लीजिए बहुत से लोगों के पास मतलब कि पैसों की कमी ही नहीं है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, यानी कि धन का क्या है असमान वितरण है। इस तरह से भी भारत में क्या है निर्धनता है। तथा उत्पादकों की कमी कहने का मतलब कि जो उत्पादन करने वाला है, जैसे मान लीजिए खेती है, खेती में मान लीजिए गरीब किसान है, वो क्या किया कि उसका जीविका किससे खेती से चल रहा है। अब उसका उत्पादन ही ना हो, उत्पादन हर वक्त क्या हो उसमें कमी ही होती जाए, तो उस तरह से भी क्या हो जाएगा किसान गरीब से और गरीब होता चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से भी क्या होता है भारत में निर्धनता देखने को मिलती है। अब इससे बचने का उपाय क्या है। बचने का उपाय है पहला तो बेकारी को दूर करना। बेकारी कहने का मतलब जो लोग बेकार बैठे हैं वो लोग न बैठें, यानी कि कुछ ना कुछ वो करते रहें। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मान लीजिए घर पर आए, मान लीजिए कि वो कहीं विदेश में काम करते हैं, अब विदेश से यहाँ आ गए, अब यहाँ आने के बाद पता चला कि 2 साल घर ही पर आ गए। ठीक है। या फिर कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं, मान लीजिए कि सूरत हो गया, गुजरात सूरत जामनगर यही लोग जाते रहते हैं, तो यहाँ से अगर आते हैं लोग तो 4 महीना 6 महीना या साल भर रुक जाते हैं घर पे। तो रुके ना कुछ करते रहें। अब मान लीजिए घर पर आए, घर पर आने के बाद कृषि करें, खेती करें, या पढ़ाते हैं तो पढ़ाना जानते हैं या उनको शिक्षा का ज्ञान है तो लोगों को ट्यूशन पढ़ाएं, स्कूल पढ़ाएं, या अपना कोई ना कोई बिजनेस खोल दें। ठीक है। इस तरह से अगर करते रहेंगे तो लोगों के पास धन रहेगा और इस तरह से भारत जो है निर्धनता से मुक्त रहेगा, यानी कि वो बेकार के बैठे न रहें। दूसरा है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर खाने की कमी होगी, प्लस काम की कमी होगी, रहने की कमी होगी। इस तरह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह भी एक क्या है निर्धनता का कारण है। ठीक। और इससे बचने का यही उपाय है कि आप जनसंख्या पर क्या करिए नियंत्रण रखिए। ठीक है। तीसरा है कृषि व्यवस्था का सुधार। कृषि व्यवस्था में सुधार। देखिए कृषि व्यवस्था में अगर सुधार होगा तो किसानों की ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है किसान ही निर्धन है, निर्धन यानी कि गरीब है। हमारे यहाँ क्षेत्र में देख लीजिए गरीब किसान ही है, ज़्यादातर किसान ही गरीब है। बाकी लोग जो बिजनेस कर रहा है वो तो मिडिल क्लास फैमिली है, बाकी उसके नीचे तो किसान जो है गरीबी रेखा में आते हैं। तो किसान जो है कृषि व्यवस्था को अगर सुधार दिया जाए तो भारत की निर्धनता इस तरह से भी ख़त्म की जा सकती है। अब अगला है तीव्र आर्थिक विकास। अगर तीव्र आर्थिक विकास किया जाए, यानी कि कहने का मतलब गाँवों में भी छोटा छोटा क्या कर दिया जाए उद्योग, यानी कि खोल दिया जाए। गांव में क्या किया जाए छोटा छोटा उद्योग खोल दिया जाए। कहने का मतलब ये है, एक मिनट क्या हो गया, तो गाँवों में भी छोटे छोटे अगर क्या खोल दिया जाए उद्योग खोल दिया जाए। ठीक है। या कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो क्या हो जाएगा जो समाज है वो क्या हो जाएगा
समाज में तेज़ी से विकास होगा, और तेज़ी से विकास होगा तो लोग निर्धन नहीं रहेंगे और लोगों को काम भी मिल जाएगा, ठीक है, और जिससे भारत की निर्धनता ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका पहला पार्ट था, इसके बाद आपका दूसरा पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।